आदरणीय मेरे आशीर्वाद दाता बड़े भाई सुरेंद्र सिंह नेगी जी, यहाँ पर सम्मानित श्रीमती हेमलता नेगी जी, मंचासीन हमारे महानगर कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष मित्तल जी, सम्मानित श्री विनोद बबराव जी, रावत जी और उपस्थित सम्मानित पत्रकार साथी और तमाम पदाधिकारी बहन। नाम तो काफी हैं जो चर्चित नाम है, लेकिन इस औपचारिकता को सभी चैनलों के माध्यम से, सम्मानित समाचार पत्रों के माध्यम से तमाम कोटद्वार क्षेत्र की जनता को, लोकसभा क्षेत्र की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जो समर्थन साथ चुनाव के दौरान आम सब लोगों का कोटद्वार में कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता को और इससे लगे हुए तमाम विधानसभाओं के क्षेत्र की सम्मानित जनता को, पूरे गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की जनता को धन्यवाद कहने यहाँ पर आया हूँ कि जिस प्रकार से सब लोगों ने प्रेम पूर्वक मुझे अपना समर्थन दिया है, मैं उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक आपने कहा कि संभावनाएं क्या हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है वो बेहतर संभावनाएं देखता है। अब जबकि वोट मशीनों में सुरक्षित हैं, ऐसी स्थिति में मैं ये कहता हूं कि लोगों ने जिसको भी अपना आशीर्वाद दिया होगा वो चुनाव जीतेगा। लेकिन जिस प्रकार से जो लोगों ने मुझे सहयोग दिया, मैं उस सहयोग के लिए आज धन्यवाद करने आया। चुनाव लोगों के आशीर्वाद से चुनाव जीतूंगा तो दोबारा धन्यवाद कहने फिर आऊँगा, लेकिन अभी फिलहाल इस रूप में आया हूँ कि जो सहयोग मुझे लोगों ने दिया उसके लिए मैं लोगों को धन्यवाद कहता हूँ। प्रदेश में भी बीजेपी सत्ता में है और केंद्र में भी, हालांकि इस समय न्यूट्रल सरकारें चल रही है, तो आपको डाउट किसी चीज़ का लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग रूम में कुछ गड़बड़ी हो सकती है किसी तरीके का? मैंने ये कहा कि प्रथम दृष्टया ये बात पच नहीं रही है कि जिन कमरों में ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं उन कमरों के बाहर गैलरी में केंद्रीय सुरक्षा बल मौजूद हैं। मेरा ये मानना है कि जिस बिल्डिंग में वो मशीनें रखी उस बिल्डिंग को पूरी तरह से सील किया जाना चाहिए और सुरक्षा बलों को बाहर से निगरानी करनी चाहिए। और अगर उन सुरक्षा बलों का उन कमरों के बाहर लॉबी में सुरक्षा करना अनिवार्य है तो हमारे एक एक एजेंट को भी वहाँ पर उपस्थिति का अधिकार मिलना चाहिए, ताकि हम ये देख सकें कि कोई कमरों को खोल नहीं रहा। चुनाव आयोग का ये कहना है कि हमने सीसीटीवी की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन आप समझते हैं कि पौड़ी में जिस दिन हमारा नॉमिनेशन था, ठीक भाषण करने के टाइम लाइट चली जाती है। तो अगर ऐसी रात को लाइट चली गई तो कोई उठाता है कि रात को किसी को जनरेटर चालू करें? ये स्वाभाविक दिक्कतें हैं, ये व्यवहारिक दिक्कतें हैं। तो फिर सीसीटीवी कहाँ काम करेगा? और उतने में कोई खेल हो गया तो आपको चंडीगढ़ का उदाहरण दे रहा हूँ मैं। जब ऐसी पार्टी केंद्र की सत्ता में हो जो चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में मतलब बेशर्मी की हद पार कर सकती है, तो फिर यहाँ के चुनाव में कैसे वो लोग शर्मदार बन जाएंगे? इस बात का शक है आपका क्या चाहते कि सुरक्षा बल उस बिल्डिंग को सील करके बाहर से सुरक्षा करें। मैं ये चाहता हूँ। और अगर अंदर से ही करनी है, बिल्डिंग के अंदर ही सुरक्षा बलों ने रहना है, तो हमारे एजेंटों को भी उसमें शामिल किया जाए, ताकि हमें कोई शक न हो कि हम भी ये मानेंगे कि हमारे एजेंट भी थे यहाँ पर। इसके अलावा जो अभी दूसरे प्रदेशों में चुनाव चल रहे हैं, बयानबाजी में लगातार हो जा रही है, प्रधानमंत्री खुद कई तरीके बयान दे रहे हैं, किस तरीके से बयान? देखिए, मैं मानता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग होते हैं उनका अनुसरण बाकी के लोग करते हैं। अगर हम आज जिन बातों को हम नहीं कहना चाहते थे उन बातों को कहना पड़ रहा है। हम अपने शब्दों में मंगलसूत्र पर खतरे की बात को नहीं करना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मजबूर कर दिया कि हम इस बात को कहें। तो प्रधानमंत्री जी को इस पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हम उनका आदर इसलिए करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो ये कहता था कि भाई मुझे सत्ता का मोह नहीं है, हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे, आज सत्ता के लालच के लिए वो इस कदर आ गए हैं कि सोने को 28-30 हज़ार से 76,000 तक ले गए हैं, तब भी बोलते हैं कि मंगलसूत्र पर कांग्रेस के द्वारा खतरा होगा। कैसी बातें करते हैं? ये फजूल की बातें हैं। उन्हें 10 साल का हिसाब देना चाहिए, उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया। उन्हें 10 साल का हिसाब देना चाहिए कि इस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से उन्होंने क्या ख्याति दिलाई, वो करना चाहिए। उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए जो अभियोग उन पर लगते हैं कि गलवान घाटी में चीन ने जो अतिक्रमण किया उस पर उनके क्या विचार हैं। उन्हें इस बात पर, जिस बात के लिए घेरे जाते हैं कि मणिपुर में जिन महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ उनके हित में उन्होंने क्या निर्णय लिए, हरियाणा में बेटियों के साथ जो कुछ हुआ उस पर क्या निर्णय लिए,
यहाँ के चुनाव में मैं पूछ ही चुका हूँ कि क्या अंकिता भंडारी के बारे में उनको जानकारी नहीं है। यहाँ आकर चुपचाप वापस चले जाते हैं। तो इन बातों पर उन्हें कहना चाहिए, फजूल की बातें नहीं कहीं। अच्छा, एक सवाल, आपके विरोध में कई सारे बड़े नेता यहाँ पे पहुंचे हैं, आप अकेले लगभग नहीं थे, स्थानीय नेता आपके सामने भी थे, कितना टफ रहा है? देखिए, ये उनका राजनीतिक फर्ज था कि अपनी पार्टी के लिए वो आए, लेकिन हमारे पास जो स्थानीय स्तर पर जो सपोर्ट था वो आप लोग के सामने है। अमित शाह जी आ जाएं, प्रधानमंत्री जी आ जाएं, क्या कोटद्वार में सुरेंद्र सिंह नेगी जी को पाट पाएंगे? तो हमने अतीत से अब तक जो प्रदेश में और अपने अपने क्षेत्रों में लोगों की सेवा की है, हमारे पास उस सेवा के एवज में जो लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता है, हमें उसका भरोसा है, उस बात की गारंटी। नेता दल बदल करके बीजेपी में चले गए। देखिए, मैंने तो ये महसूस किया है कि नेता जाता है ना, नेता जाता है, वोटर नहीं जाता है। वोटर अपनी मर्जी से वोट देता है, बशर्ते वोटर को ये समझाती कि हमें क्षमता हो कि भाई वोट तुम्हारा है, उस नेता का नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग इसको समझाने में सफल रहे कि वोट आपके हैं, नेता चले गए, लेकिन आपके अपने वोट है, आप अपनी मर्जी से अपने हित में वोट दीजिएगा। हम इस बात को समझाने में सफल रहे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अनुसूचित भी अब बीजेपी में शामिल हो गई है, रावत हालांकि अभी कांग्रेस में, क्या लग रहा है आने वाले भविष्य को लेकर? ये तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। हमने तो निश्चल, बिना छल के हमेशा जहां सहयोग हो सका सहयोग किया, और इस चुनाव में भी मैंने ये महसूस किया, मैंने निवेदन किया कि भाई साहब आप आइए, और उनकी कुछ मजबूरी होगी जिसके चलते वो नहीं आए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि छोटी मोटी बातों से डरना नहीं चाहिए। मैं तो कभी नहीं डरा भाई, मैं कभी नहीं डरा, और किसी को भी जो ये समझते हैं कि हमें नेतृत्व करना है इस प्रदेश का, उन्हें डरना नहीं चाहिए। हम भी